Students, welcome to Ayurved. So today we are going to start a new topic which is embryology, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं वो है फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइजेशन? सो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसे ही हम प्रोन्यूक्ली भी बोलते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस का जहाँ पे फ्यूजन होता है, और वो उनके फ्यूजन से जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। So it takes place within 24 hours of ovulation. ओव्यूलेशन के 24 आवर्स के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एंड द कॉमन साइट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है या फिर हमेशा होनी चाहिए और आइडियल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहेंगे वो है एम्प्यूला। एम्प्यूला ये वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। सो यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, ये जो पोर्शन है दिस इज एम्प्यूला। सो एम्प्यूला इज द साइट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एग्जैक्टली किस तरीके से होती है, क्या क्या इवेंट्स उसमें होते हैं और किस तरीके से मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। उसमें सबसे पहले मेल इजैक्यूलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इनटू फीमेल वजाइना। दिस इज द बेसिक थिंग दैट कि मेल जो होता है वो इजैक्यूलेट करता है अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स into the female vagina at the time of the conception. Only 200 to 300 survives to contact the female gamete. Out of these जितने ये 200 to 300 million sperms होते हैं उसमें से केवल 10% that is 200 to 300 ही survive करते हैं to contact with the female gamete. और ये जो जर्नी होती है of sperm from the vagina to the ampulla of the uterine tube is promoted by prostaglandins along with oxytocin. See, understand यहाँ पे that जो sperm enter होता है इसकी जर्नी होती है from vagina, it goes from vagina into the ampulla. So vagina से वो जाता है cervix में, then cervix से uterine cavity से होके then it goes to the ampulla. Okay, so ये जो पूरी जर्नी ये कवर करता है, ये किसके हेल्प से कवर होती है? It is promoted by the prostaglandins along with the oxytocin. प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों मिलके स्पर्म की इस जर्नी को हेल्प करते हैं सो दैट इट कैन गो फ्रॉम द वजाइना अप टू द एम्प्यूला। सो प्रोस्टाग्लैंडिन इस कंडीशन में कहाँ से सिक्रेट हो रहा है या फिर कहाँ से आ रहा है? सो प्रोस्टाग्लैंडिन आता है इन मेल्स में, मेंस के सेमेन में प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। उसी के साथ साथ फीमेल के एंडोमेट्रियम में, सर्विक्स में और फैलोपियन ट्यूब में भी प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है। तो मेल में आ जाता है सीमेन से, मेल में सीमेन में प्रेजेंट होता है और फीमेल में प्रेजेंट होता है एंडोमेट्रियम में, उसी के साथ साथ सर्विक्स में एंड उसी के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब में भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है। सो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्राइन मसल्स का। जो यूट्रस की ये जो मसल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, इस यूट्रस की मसल्स का पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करने का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, जिससे कि क्या होता है, जो स्पर्म है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो जो स्पर्म वजाइना में प्रेजेंट होता है वो सक्ड इन हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर। यहाँ पे यूट्राइन कैविटी का या फिर यूट्राइन मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे यूट्राइन कैविटी में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। उस नेगेटिव प्रेशर से क्या होता है, जो स्पर्म है वो वजाइना से यूट्राइन कैविटी में सक्ड इन हो जाता है, जिससे कि वो वजाइना से ऊपर यूट्रस की तरफ जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ यहाँ पे और एक हार्मोन मेंशन है, वो है ऑक्सीटोसिन। सो प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीटोसिन भी इस कॉन्ट्रैक्शन को, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन को मदद करता है। और जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्विक्स टू द isthmus ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। सो अभी तक हमने देखा कि वजाइना से यूट्राइन कैविटी में वो कैसे पहुंच रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सर्विक्स से, लाइक
सर्विक्स से ये यूट्राइन ट्यूब तक, यहाँ तक किस तरीके से पहुंच रहा है? इट अकर्स प्राइमरीली बाय देयर ओन प्रपल्सिव एक्शन। तो प्राइमरीली किससे, मतलब फर्स्ट किससे, कि स्पर्म अपनी खुद की प्रपल्सिव एक्शन से सर्विक्स से लेके यूट्राइन ट्यूब तक पहुंचता है। और दूसरा, टू सम एक्सटेंड बाय द फ्लूइड करंट्स क्रिएटेड बाय द यूट्राइन सीलिया। यूट्राइन सीलिया, यहाँ पे जो यूट्राइन सीलिया की बात हो रही है वो एक्चुअली एंडोमेट्रियम में, यहाँ पे यूट्रस की जो मसल्स है, यहाँ पे जो सीलिया मतलब ब्रश लाइक बॉर्डर यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है उसे ही कहेंगे हम यूट्राइन सीलिया। सो ये जो यूट्राइन सीलिया है ये क्या करती है? फ्लूइड करंट प्रोड्यूस करती है, फिर क्रिएट करती है। फ्लूइड करंट क्या करता है? यूट्राइन सीलिया के रिदमिक मूवमेंट से, यहाँ पे जो ये जो यूट्राइन सीलिया है या फिर जिसे हम बोलेंगे ब्रश लाइक बॉर्डर, इसके रिदमिक मूवमेंट से जो फ्लूइड होता है उसमें करंट क्रिएट होता है, फ्लूइड करंट क्रिएट होता है। और उस फ्लूइड करंट के कारण जो स्पर्म है वो सर्विक्स से आके पहुंचता है यूट्राइन ट्यूब तक। ओके, सो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले वी हैव सीन कि मेल में कितने स्पर्म्स होते हैं या फिर मेल कितने स्पर्म्स फीमेल वजाइना में इजैक्यूलेट करता है, तो वो है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। उसमें से सिर्फ 200 और 300 स्पर्म ये फीमेल गैमेट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो स्पर्म की जर्नी हमने देखी वो सबसे पहले फ्रॉम द वजाइना टू द यूट्राइन कैविटी किससे प्रमोट होती है? विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? वो यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि यूट्राइन कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि स्पर्म ये यूट्राइन कैविटी में सक्ड इन हो जाता है। देन उसके बाद हमने आगे देखा कि वो यूट्राइन ट्यूब तक, और हम कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुंचता है। तो फैलोपियन ट्यूब तक ये पहुंचता है बाय देयर ओन प्रपल्सिव एक्शन, खुद के प्रपल्सिव एक्शन से, और उसी के साथ साथ टू सम एक्सटेंट बाय द फ्लूइड करंट्स क्रिएटेड बाय द यूट्राइन सीलिया। यूट्राइन सीलिया मतलब जो यूट्रस में जो ब्रश बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसे हम यूट्राइन सीलिया बोलते हैं, उस यूट्राइन सीलिया की रिदमिक मूवमेंट से जो यहाँ पे फ्लूइड करंट प्रोड्यूस होता है, उस फ्लूइड करंट के हेल्प से जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक या फिर यूट्राइन ट्यूब तक पहुंचता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये होती है आफ्टर विद इन 2 to 7 आवर्स। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, अभी यूट्राइन ट्यूब में जब स्पर्म पहुंच जाता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन रीचिंग द isthmus, isthmus is the part of the uterine tube. So on reaching the isthmus means this area, on reaching this area of the uterine tube, sperm becomes less motile and stop migrating. इस पोर्शन में क्या हो जाता है? स्पर्म वजाइना से यूट्राइन कैविटी से पास होते होते यूट्राइन ट्यूब तक तो प्रॉपर स्पीड से पहुंचता है, बट जब वो यूट्राइन ट्यूब में पहुंच जाता है, ऑन isthmus में पहुंच जाता है, तब ये जो स्पर्म है ये लेस मोटाइल हो जाता है, उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है और वो मूव करना बंद हो जाता है, माइग्रेट करना वो स्टॉप कर देता है। ये इसलिए होता है बिकॉज जब यूट्राइन ट्यूब में स्पर्म पहुंच रहा है, सो वी नो दैट यूट्राइन ट्यूब ये एक ट्यूब है, दैट मीन्स इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो होगा। सो जो स्पर्म है वो लेस मोबाइल या फिर मूवमेंट स्टॉप इसलिए कर देता है बिकॉज जो isthmus का ल्यूमेन है वो काफी नैरो होता है, उस कारण से उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। प्लस यहाँ पे जो ट्यूबल एपिथेलियम होता है, जो ट्यूब में एपिथेलियम, सपोज दिस इज यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में जो यहाँ पे एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, उस एपिथेलियम में ट्यूबल एपिथेलियम से स्पर्म क्या होता है? बाइंड कर जाता है, जिसे ही स्पर्म रिजर्वोयर भी बोला जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज द isthmus, राइट। तो सबसे पहला रीजन कि क्यों स्पर्म लेस मोबाइल हो जाता है, क्योंकि isthmus का जो ल्यूमेन है वो स्मॉल होता है, वो नैरो होता है, उस कारण से। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे ट्यूबल एपिथेलियम जो होता है, ट्यूबल एपिथेलियम से यहाँ पे स्पर्म क्या करता है? बाइंड कर जाता है, चिपक जाता है। इसीलिए ही ट्यूबल एपिथेलियम को स्पर्म का रिजर्वोयर भी बोला जाता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ट्यूबल एपिथेलियम को स्पर्म का रिजर्वोयर बोला जाता है। ओके, सो इन रीजंस के कारण जो स्पर्म है वो लेस मोबाइल होके माइग्रेट करना स्टॉप कर देता है।
देन आफ्टर ओव्यूलेशन, अभी यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया है एंड ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जो हमें oocyte मिल रहा है वो oocyte क्या करता है, वो oocyte भी एम्प्यूला तक पहुंचता है। ओके, सो सपोज यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, नाउ द oocyte इज रीचिंग अप टू द एम्प्यूला, राइट, oocyte पहुंच रहा है एम्प्यूला तक। सो ये जो oocyte का ट्रांसपोर्ट है या फिर oocyte की जर्नी है फ्रॉम द ओवेरी टू द एम्प्यूला, ये होती है ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ द सीलिया। सो यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट होती है, ब्रश लाइक बॉर्डर्स प्रेजेंट होती है, इन सीलिया के ही मूवमेंट्स के कारण और जो स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उन स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो oocyte है वो ओवेरी से एम्प्यूला तक पहुंचता है। सो क्या दो रीजंस है oocyte के ओवेरी से एम्प्यूला तक पहुंचने के लिए? सबसे पहले तो सीलिया के मूवमेंट से, एंड सेकेंड थिंग स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से वो एम्प्यूला तक पहुंचता है। एंड जब यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद oocyte एम्प्यूला तक पहुंच रहा है, तो उस समय क्या होता है, जो स्पर्म ट्यूबल एपिथेलियम में बाइंड है, जो स्पर्म्स ट्यूबल एपिथेलियम में बाइंड हो चुके हैं, वो किस तरीके से रिलीज होते हैं? सो sperm becomes again motile due to the chemoattractants produced by the cumulus cells of the surrounding oocyte. So oocyte, suppose this is oocyte, so इस oocyte के सराउंडिंग यहाँ पे कुछ क्यूमुलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्यूमुलस सेल्स क्या करते हैं, ये कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज करते हैं। ओके, कीमो अट्रैक्टेंस क्या होते हैं? कीमो अट्रैक्टेंस ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ओके, या फिर कोई और सिग्नलिंग मोलेक्यूल्स। तो यहाँ पे मेजरली हम प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं। सो जो क्यूमुलस सेल्स है ये कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज करते हैं, और ये जो कीमो अट्रैक्टेंस है ये देन जाते हैं इस्थेमस तक, एंड इस्थेमस में जाके ये क्या करते हैं, स्पर्म को रिलीज करते हैं जो कि ट्यूबल एपिथेलियम से बाइंड हो चुका है, एंड स्पर्म अगेन यहाँ पे मोटाइल हो जाता है और वो इस्थेमस से एम्प्यूला तक ट्रैवल करता है। ओके, उसके बाद द स्पर्म स्विम टू द एम्प्यूला फॉर फर्टिलाइजेशन। देन यहाँ पे जो स्पर्म रिलीज हो गया है विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्टेंस, वो आ जाता है एम्प्यूला में, और यहाँ से oocyte जो है वो रिलीज होके आ जाती है एम्प्यूला में, एंड यहाँ पे oocyte और स्पर्म इन दोनों का फ्यूजन होता है और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। सो हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो वंस द स्पर्म रीचेस द इस्थेमस, स्पर्म क्या हो जाता है, लेस मोटाइल और माइग्रेट करना स्टॉप कर देता है। क्यों? बिकॉज जो यहाँ पे इस्थेमस का ट्यूब है ये काफी स्मॉल होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ट्यूबल एपिथेलियम है वहां उस पे स्पर्म बाइंड हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ट्यूबल एपिथेलियम को स्पर्म रिजर्वॉयर भी कहा जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद जो oocyte मिलता है वो oocyte पहुंचता है एम्प्यूला में। एम्प्यूला में किस तरीके से oocyte पहुंच रहा है, यहाँ पे बाय द मूवमेंट्स ऑफ सीलिया एंड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। देन स्पर्म अगेन मोटाइल हो जाता है, जब oocyte रिलीज होता है तब स्पर्म अगेन मोटाइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि oocyte में जो oocyte के सराउंडिंग जो क्यूमुलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज करते हैं, और वो कीमो अट्रैक्टेंस जाके स्पर्म को रिलीज कर देता है, जिससे कि स्पर्म रिलीज होके वापस स्विम करता है अप टू द एम्प्यूला फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड देन एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ये पूरी होती है। That's all for today's lecture. I'll see you soon in the next lecture इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share to my channel. Thank you for watching this video.